दोस्तों ये वीडियो मस्ट देखना क्योंकि इसमें इतना नॉलेज है एज ए फ्रेशर एज ए स्टूडेंट आपको काफ़ी काम आएगा। पहले मैं बताने वाला हूँ साइट पे क्या डिमांड होती है, एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या क्या आना चाहिए, थोड़ा साइट के बारे में बताऊँगा। फिर जो अगली वीडियो रहेगी मतलब इसी के साथ वाली, तो उसमें हम बात करेंगे चेकिंग कैसे करनी है। मतलब स्लैब जो रहती है 15 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो स्लैब की कास्टिंग से पहले आपको चेक करनी होती है। फुल इंटर्नशिप इस वीडियो को बोल सकते हो। पहले स्किल आपको पता चलेंगी, फिर उसके बाद नॉलेज आपको मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा जो साइट से आपके तक डायरेक्ट पहुंचता है। तो सबसे पहली जो स्किल एज ए सिविल इंजीनियर आपको आनी चाहिए वो है बार वेंडिंग शेड्यूल। बार वेंडिंग शेड्यूल मैं बेसिक से बात कर रहा हूँ, बेसिक से ऊपर जाएंगे हम। बार वेंडिंग शेड्यूल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक साइट पे यूज़ होती है। अगर हम बात करें टनलिंग की, बिल्डिंग की या रोड की, तो उसमें आपको बार वेंडिंग शेड्यूल आनी चाहिए। जिनको पता है नहीं है कि बीबीएस क्या होती है, बीबीएस हो गई जो हमारी ड्राइंग पे मेंशन किया जाता है। मतलब उसमें मेंशन होगा कि आपके बीम में कितना स्टील आएगा, कॉलम में कितना स्टील आएगा, स्लैब में कितना स्टील आएगा। तो उसको मतलब एक हम बोलें एक पूरी उसकी प्रैक्टिकली उसको बनाना पड़ता है हमें कि कितनी हमें डेवलपमेंट लेंथ रहेगी, कितनी उसी कटिंग रहेगी, कितना वो एलोंगेशन होगा, उसमें कितना बेंड होगा। मतलब पूरा एक चार्ट जैसा बनाएंगे हम। वो डिटेल हम देंगे कॉन्ट्रैक्टर को, वो उसी बेसिस पे कटिंग करेगा। उसी हिसाब से वहाँ कॉलम बीम में सरिया डाला जाता है। जैसे आप सामने बीम वगैरह देख रहे हो, ये पहले इसका बार वेंडिंग शेड्यूल किया जाएगा, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उसमें काम करते हैं। ये पहली टिप्स हो गई कि आपको बार वेंडिंग शेड्यूल आना चाहिए। अगर आपके रिज्यूम पे या सीवी पे बार वेंडिंग शेड्यूल लिखा है कि आपको ये स्किल आती है अच्छे से, आप एक्सेल में उसको बना सकते हो, तो आपकी सिलेक्शन की थोड़े चांसेस 10% चांसेस बार वेंडिंग शेड्यूल बना देता है। दूसरी स्किल जो बनती है हमारी वो है ऑटोकैड। आपको ऑटोकैड आना चाहिए। उसका ये नहीं बोलता कि 3D एनिमेशन यूज़ पड़ेगा, नहीं, 2D अगर आपको आता है उसको एग्जीक्यूट करना आता है। क्योंकि जो ड्राइंग्स आती हैं, अगर हम सीडी की बात करें, सीडी की ड्राइंग आएगी तो वो आपको ऑटोकैड पे एज ए सीडी बना के पूरा परफेक्ट आना चाहिए कि कैसे हम सीडी बनाएंगे, कितना उस पर राइजर आएगा, ट्रेड आएगा, वो बनाना आना चाहिए। मतलब उसमें आपको ऑटोकैड से ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। क्योंकि जो ड्राइंग्स आजकल आ रही हैं वो ऑटोकैड पे आती हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत आपको स्किल्स होनी चाहिए, उसकी कमांड्स थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, तो आपका अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अगर दूसरी चीज़ अगर आप स्किल ऐड करते हो ऑटोकैड अपने रिज्यूम पे, तो 10% उससे आपके चांसेस बन जाएंगे। ये हो गया। तीसरी चीज़ होती है क्वांटिटी सर्वे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितनी डिमांड हम मंगवाएंगे। क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी अगर हम शटरिंग की बात करें, सबसे पहले शटरिंग का वर्क रहेगा। तो शटरिंग वर्क में आपको कितनी शटरिंग चाहिए, एमएस प्लेट कितनी चाहिए, प्लाई कितनी चाहिए, राफ्टर कितने चाहिए, शिकंजा कितने चाहिए, स्पान कितने चाहिए, तो आपको एक रफ एस्टीमेट आपके पास होना ही चाहिए। तो उसी बेसिस पे आप डिमांड कर सकते हो कि हमें ये चीज़ें इतनी इसमें चाहिए। तो क्वांटिटी सर्वे भी काफ़ी अच्छा प्ले रोल करता है। अगर आपके सीवी या रिज्यूम पे वो लिखा रहेगा तो आपके जॉब के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अगली स्किल अगर मैं बात करता हूँ, बेसिक स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगली स्किल्स आपके जो आईएस कोड होते हैं, जो भी कोड है या स्पेसिफिकेशंस है, आईएस कोड का आपको नॉलेज होना चाहिए। किस किस का आईएस कोड आपको पता होना चाहिए। जो स्टील का आईएस कोड हो गया, हमारा सॉइल का आईएस कोड हो गया, कंक्रीट का आईएस कोड हो गया, आईएस 456, तो पूरा आपके दिमाग में बसा ही होना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है। ये जो आईएस कोड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको आईएस कोड अवेलेबल हो जाएंगे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है civilsitevisit.com पे। वहाँ पे ये सब आईएस कोड मैंने डाले हैं जो एक सिविल इंजीनियर को नीड पड़ती है। आप फ्री में डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो। ये नहीं है कि पूरा पढ़ना है, जो बेसिक चीज़ें होंगी उसमें कंक्रीट के टेस्ट हो गए, सॉइल के टेस्ट हो गए, जो सीमेंट के टेस्ट हो गए, ब्रिक के टेस्ट हो गए, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब ये टेस्ट उसमें आपको सब पता होने चाहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उसमें लिखोगे कि मेरे को जो QA QC का है, क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज है, वो नॉलेज कैसे आएगा, आपको आईएस कोड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक में आपको क्या चेक करना है, कंक्रीट में आपको क्या चेक करना है। चेकलिस्ट जो होती हैं तो वो कहाँ से निकल के आती हैं, आईएस कोड के हिसाब से। जो भी वर्क इंडिया में होता है अकॉर्डिंग ACI या आईएस कोड के हिसाब से हो रहा है, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कैसे करते हैं, उसको चेक कैसे करते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपके रिज्यूम में पड़ी रहेगी, लिखी रहेगी कि आपको चेकलिस्ट आता है, आपको एज ए साइट इंजीनियर एग्जीक्यूट करना आता है सब चीज़ें। और साइट इंजीनियर का क्या काम होता है, साइट इंजीनियर का बेसिकली जो काम रहता है वो ड्राइंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाना रहता है साइट पे।
कि ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है और उसको चेकिंग करना। जैसे ड्राइंग के हिसाब से काम हो गया, फिर बात आती है आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो स्लम्प बराबर आ रहा है, कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है उसका स्लम्प बराबर है। जो क्यूब टेस्ट किया जा रहा है उसका जो स्ट्रेंथ M30 का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो M30 हमें स्ट्रेंथ मिल रही है नहीं मिल रही है, तो क्यूरिंग प्रॉपर हो रही है, डी शटरिंग प्रॉपर टाइम पे की जा रही है। तो ये एक साइट इंजीनियर का काम होता है। ये हम कहाँ से चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो है हमारे आईएस कोड्स। तो आपको आईएस कोड का नॉलेज होना चाहिए। फिर अगली चीज़ के अगर हम बढ़ते हैं वो है हमारी एस्टिमेशन। आपको प्रॉपर से एस्टिमेशन आना चाहिए। किसी चीज़ का भी एस्टिमेट करना है, अगर हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने पे ही जाएं कि बीम में हमारा अगर हमारे आज 10 बीम की कंक्रीटिंग होने वाली है तो उसकी आपको कॉस्ट एस्टिमेट या उसकी क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी सर्वे का ये टॉपिक हो गया, वॉल्यूम निकालना, कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना, तो एस्टिमेशन भी आपको हमेशा आना ही आना चाहिए। फिर बात आता है कि वेस्टेज को कैसे डिक्रीज़ करेंगे, वो हमारा कवर किस में हो जाएगा, बार बेंडिंग शेड्यूल में। आपको 2 से 3% वेस्टेज करनी होती है। कोई भी स्टील है उसमें 2 से 3% ही आपकी वेस्टेज निकलनी चाहिए। मतलब अगर हम 10 टन सरिया यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3% उसका वेस्टेज निकलनी चाहिए, बाकी सरिया सब कंज्यूम होना चाहिए। कंक्रीट ज़्यादा वेस्टिंग नहीं होनी, प्रॉपर आपको क्वांटिटी निकालना आनी चाहिए कि प्रॉपर जो कंक्रीट आप साइड पे मंगवाओ वो प्रॉपर कंज्यूम हो जाए, वेस्टेज ना हो, क्योंकि यही चीज़ जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकती हैं। और एज ए सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये नहीं है कि ड्राइंग के हिसाब से काम करवा दिया तो हो गया। आपको देखने की कहाँ आप खर्चा कम कर सकते हो, कहाँ 3 लेबर का जहाँ काम है 2 लेबर से वो काम निपटा सको जितनी जल्दी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी ये रिज्यूम पे तो आप नहीं डाल सकते, लेकिन आप ये क्वांटिटी लिख सकते हो, अपनी लिख सकते हो स्किल की। मैं अच्छे से प्लानिंग और मैनेजमेंट करके कॉस्ट डिक्रीज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ भी रिज्यूम पे हो तो काफ़ी चीज़ अच्छी होती है। ये हो गई कुछ चीज़ें। अभी आगे जो हम बढ़ते हैं वो क्या आपको होना चाहिए, मतलब जो हम क्वांटिटी निकालते हैं, ये एज ए साइट इंजीनियर आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। एरिया कैसे, स्क्वायर फीट, कन्वर्जन जो होती हैं, कन्वर्जन कैसे करनी है, वो सब चीज़ें अगर आपको आती हों तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी साइट पे जाके। और हमें काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर हम कितनी, आपने जो भी जॉब डाली उसमें हमने अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिल रही। देखो अभी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा कम है और सिविल इंजीनियर काफ़ी ज़्यादा, तो कंपनी की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कम सैलरी में अच्छा कुछ चाहते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है 10 अगर उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें एक में जो सबसे ज़्यादा स्किल्स होंगी उसी को वो लेंगे। तो वही चीज़ें आपको अपने रिज्यूम या CV पे स्किल्स बढ़ानी है। जितने सॉफ्टवेयर सीखोगे उतना अच्छा है। प्रिमवीरा प्लानिंग के लिए अगर प्रिमवीरा सीखते हो तो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बाकी काफ़ी बच्चों को उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आप सीखते हो तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टैड प्रो हो गया, रिबिट हो गया, टैब हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। और बाकी जॉब की बात रहे, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं अभी और आने वाली हैं। बस जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, तो दोनों अच्छे हैं। अगर आपको PSU वगैरह में मौका मिल जाता है, मिनी रत्ना में मौका मिल जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी अच्छे है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी है और काम भी कुछ ज़्यादा नहीं रहता। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हो किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो 10 से 12 घंटे की शिफ्ट रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है उसमें, उसको लेके आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मिल जाता है, जैसे भी, इस समय आपको सैलरी को नहीं देखना है, इस समय आपको देखना है नॉलेज गेन करके इस इंडस्ट्री में घुसने का। जैसे ही आप घुस जाओगे, मेहनत करोगे, तो कई सालों में आप लाखों में कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो इधर से आइडिया लग गया स्किल क्या चाहिए होती है। अभी हम देखते हैं जब आप साइट पे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा स्लैब की कॉस्टिंग से पहले। आज मैं स्लैब की चेकलिस्ट आपको बताने वाला हूँ। ऐसी 15 बातें बताऊँगा जो कंक्रीट होने से पहले आपको चेक करनी है एज ए सिविल इंजीनियर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन आपके काम की काफ़ी ज़्यादा है। तो 15 ऐसी बातें आज हम बताने वाले हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, जब भी कंक्रीट होने वाला होता है उससे पहले दिन आपको ये चेकिंग कर लेनी है कि उसमें प्रॉपर कवर ब्लॉक जो रहता है हमारा, वो प्रोवाइड कर दिया है कि नहीं किया है। क्योंकि कवर ब्लॉक अगर उसमें नहीं रहेगा तो सरिया नीचे स्लैब में टच होगा और बाद में उसमें करोजन लग के वो वीक कर सकता है पूरे स्ट्रक्चर को। और मेंशन होगा ड्राइंग में कि कितने mm का आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है स्लैब की स्टील में, तो वो हमारा 15 से 25 mm का हमारा कवर ब्लॉक रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको चेक
चेक कर लेना है। और एक चीज़ और भी देखनी है, जिस ग्रेड का कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हो, M30 है तो M30 ग्रेड का आपका कवर ब्लॉक होना चाहिए। अगर PVC का है तो PVC का होना चाहिए। जहाँ कंक्रीट का है तो कंक्रीट का आपको ग्रेड चेक कर लेना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देख लेनी है कि प्रॉपर वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि देखो, अगर वो स्लैब में प्रोवाइड किया गया है तो हर 1 स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। कितने? हर स्क्वायर मीटर पे 5 कवर ब्लॉक आपके होने चाहिए। दूसरा, अगर बीम में प्रोवाइड किया तो बीम के साइड में भी देख लो कि हर 1 मीटर पे प्रोवाइड किया है कि नहीं, और बॉटम में देख लो कि प्रोवाइड किया है कि नहीं। पहले कवर ब्लॉक आपको एक चीज़ देख लेना है, कवर ब्लॉक आपका प्रॉपर से वहाँ होना ही होना चाहिए। ये पहले हमारे कवर ब्लॉक की हो गई। फिर एक जगह और कवर ब्लॉक देखना होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो आपको उसी में चीज़ हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जो आपके कॉलम होंगे उनमें प्रॉपर मास्टर रिंग प्रोवाइड की गई है कि नहीं की गई है। ये काफ़ी बड़ी गलती की जाती है। देखो होता क्या है, मास्टर रिंग जैसे आप सामने देख रहे हो, कॉलम में एक रिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अगर आप मास्टर रिंग प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, जब एक बार कंक्रीट हो जाएगा ऊपर की स्लैब में जब आप कॉलम करने जाओगे तो उसमें आपका सरिया आउट होगा और उसमें आप जॉगर लगाओगे तो वो एक ख़राब चीज़ है। तो आपको जंक्शन जो होता है बीम और इसका जंक्शन, उसके चारों तरफ कवर मिलना चाहिए, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवा दो। दूसरी चीज़, उसमें मास्टर रिंग आपकी आनी चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो, हम प्रोवाइड करवा रहे हैं मास्टर रिंग। जितने भी कॉलम होंगे आपके वहाँ, तो कंक्रीट होने से पहले वो मास्टर रिंग उसमें पहनानी चाहिए। तीसरी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपको आ गया शटरिंग की चेकिंग में ले लो इसको, क्योंकि स्लैब कास्ट होने से पहले ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी। नीचे जो शटरिंग है उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप नीचे खड़े हो जाना है, जैसे हम नीचे से देख रहे हैं, तो उसमें 0 गैप होना चाहिए। मतलब लाइट नीचे पास नहीं होनी चाहिए, ऐसा शटरिंग पैकिंग होनी चाहिए। ऊपर आप क्या करो, टेप लगा दो या ग्रीस लगा दो, ऐसी शटरिंग करो कि उसमें नीचे गैप नहीं हो। कोई स्लरी नीचे गिरनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्लरी गिर गई तो मतलब जो सीमेंट का घोल होगा, मतलब जो मेन तो हमारा कंक्रीट में क्या है, सीमेंट नीचे गिर जाएगा तो वो कंक्रीट वीक हो जाएगा और वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और ख़राब जगह वो हो जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी ऐसी जगह हो वहाँ आपको पैकिंग करवा देनी है। दूसरी चीज़ शटरिंग में आपको क्या देखनी है, जो क्लैंप होता है, शिकंजा हम जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर स्पेसिंग पे मारा गया है कि नहीं मारा गया वो देख लेना है। और जो स्पान की अगर शटरिंग कर रहे हो, जैसे स्पान आप देख रहे हो सामने, तो स्पान में नीचे प्रॉप लगनी चाहिए, टेका लगना चाहिए कि प्रॉप के सेंटर में, क्योंकि जो स्पान होता है वो फेलियर होने के चांसेस कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा सेंटर में। तो वहाँ एक टेका आना ही आना चाहिए। और प्रॉप्स की स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि प्रॉपर से नीचे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, क्योंकि एकदम से जब लोड आएगा, अगर आप उससे बूम प्लेसर से भर रहे हो, जहाँ कंक्रीट पंप से भर रहे हो, तो एकदम से माल आ जाता है कई जगह, तो वो आधा क्यूब भी इकट्ठा हो सकता है। तो उस केसेस में फेलियर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो आपको प्रॉपर नीचे चेकिंग कर लेनी है। एज ए सिविल इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगली जगह बढ़ते हैं हम। अगली चेकिंग जो आपको करनी है, जो आपका ओल्ड कंक्रीट होगा उसको प्रॉपर से चेक कर लेना है आपने कि उसमें जो जॉइंट बनने जाएगा उसको तोड़ा होना चाहिए। जैसे आप सामने देख रहे हो तोड़ रहे हैं, मतलब स्लोप में वो टूटा होना चाहिए कि बाद में जब कंक्रीट हो वो एक जैसा लेवल सरफेस दिखे। और उसमें आपने जो केमिकल होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट केमिकल, निटो बॉन्ड हो गया, वो आपको अप्लाई कर देना है कंक्रीट होने से आधे घंटे पहले, और फिर उसके बाद कंक्रीट उसमें डालना है और अच्छे से वॉश कर लेना है उस एरिया को जहाँ पे आपका ये जॉइंट है। क्योंकि जो ओल्ड स्लैब होती हैं उनको नई स्लैब से जब हम बनाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए सिविल इंजीनियर। ये चौथी चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो करनी है चेयर, जो आपकी डबल मैश होती है, जहाँ क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ डबल जाली बन रही है, बॉटम बार और नीचे का बार, और जहाँ पे 2 बे स्लैब होती है, तो वहाँ चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि मैश मिल जाती है जब कंक्रीट ऊपर पड़ता है उसके। तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर स्पेसिंग की आपको चेयर प्रोवाइड कर देनी है। हर 1 मीटर पे जहाँ जिस हिसाब की मैश होती है उस हिसाब से आपको वहाँ चेयर प्रोवाइड कर देनी है। वो प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए चेयर की मतलब कंक्रीट के अंदर ही आनी चाहिए। उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से बनाना है कि वो मैश का मतलब अगर ये हमारी स्लैब की 125 mm भराई है तो उसी हिसाब से ऊपर कवर उसका मिलना चाहिए। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ कि चेयर की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, चेयर क्या होती है। ये जो भी चेकिंग लिस्ट में बता रहा हूँ इंडिविजुअल एक वीडियो उसमें मैं बना चुका हूँ। 650 प्लस हमारी चैनल पे वीडियो है, अगर वो आप देखते हो तो आप घर पे बैठे ही साइड इंजीनियर बन जाओगे। अगली छठी चीज़ आपको जो चेक करनी है, जो मेन बार होता है
और जो हमारा बंटअप बार है उसकी स्पेसिंग आपको चेक कर लेनी है। जैसे हमारा यहाँ मेन बार है जो 135 उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, तो इसमें हम टॉलरेंस कितनी एक्सेप्ट करेंगे, 10-15 mm हमारे छोटा होगा बड़ा होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो रिस्की हो सकता है क्योंकि फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये स्पेसिंग चेक कर लेनी है कि मेन बार में और डिस्ट्रीब्यूशन बार में प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। स्पेसिंग का भी आपको चेक कर लेना है। स्पेसिंग का ये बोल रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग के हिसाब से तो आपको सब चेक करना ही चेक करना है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ड्राइंग के हिसाब से आपको सब देखना है कि सब चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, लेकिन ये जो मेन बार का स्पेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग ये मस्ट आपको चेक करना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको देखनी है क्रैंक बार की लेंथ। ये काफ़ी दिनों से वीडियो इस पे बनती आ रही है कि क्रैंक बार की लेंथ आपको देखनी है। क्रैंक बार की लेंथ क्या, जैसे ड्राइंग में मेंशन है कि L/4 पे आपका क्रैंक आएगा, तो आपको स्पान देख लेना है कि 3 मीटर का है, तो फिर उसको डिवाइड करना है 3 मीटर डिवाइड बाई 5, तो आपको वो देखना है कि प्रॉपर क्रैंक तोड़ा गया है, उतनी एरिया पे क्रैंक प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। अगर ये गलती होगी, क्योंकि क्रैंक अगर आगे पीछे प्रोवाइड किया होगा तो फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब शेयर फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये चेक कर लेना है कि क्रैंक प्रॉपर तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। फिर जो एक्स्ट्रा बार होगा, ऊपर एक्स्ट्रा बार प्रॉपर से प्रोवाइड किया गया है, स्पेसिंग उसकी देख लेनी है क्योंकि हमारी ड्राइंग में जो मेंशन था, ये ड्राइंग में मेंशन क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमने पुरानी ड्राइंग्स थी हमारी उसमें मैंने आपको वीडियो लाई थी कल परसों जिसमें ड्राइंग दिखाई थी, तो उसमें 270 सेंटर टू सेंटर था स्पेसिंग। तो वो चेक कर लेना है आपको कि प्रॉपर 270 पे स्पेसिंग प्रोवाइड की गई, एक्स्ट्रा बार की गई नहीं। जहाँ उसमें जो एक्स्ट्रा बार की लेंथ होगी वो L/4 के हिसाब से थी, तो वो आपको देख लेना है कि दोनों तरफ L/4 निकली है नहीं निकली। वो कैसे निकालेंगे हम, स्पान जो होगा उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो एक तरफ उतना आपका बेंटअप निकलना चाहिए और एक ही लाइन में होना चाहिए, जैसे डोरी मार के सामने किया जा रहा है तो उसी तरीके से उसको प्रोवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट 8वीं चीज़ जो है, तो जो आपको वॉशिंग मतलब पानी से धो लेनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये धोना कब है, जब भी कंक्रीट होने वाला है उससे आधे घंटे पहले आपको रखना है, क्योंकि अगर आप 2-3 दिन पहले धो के उसको दोगे, एक ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब सरिये को धोना नहीं एक्सेप्टेबल होता है कई जगह पे, लेकिन उसको अगर ज़्यादा डस्ट आप धो लो उसके बाद जल्द से जल्द उसमें कंक्रीट होना चाहिए, नहीं तो वो क्रोजन पकड़ लेगा। तो आपको जो भी बीम के बॉटम होगा उसमें कोई भी ना आपका डस्ट होनी चाहिए, ना कोई ऐसा जो सरिया नहीं चाहिए वो पड़ा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, काम करते करते टाइम वहाँ नेल्स गिर जाते हैं, वाइंडिंग वायर गिर जाती है, तो वो आपको साफ़ करवा देनी है उसमें। फिर जो शटरिंग ऑयल लगवाया गया है वो ज़्यादा तो नहीं है, प्रॉपर चेक कर लेना है। ये चेकलिस्ट तो शटरिंग के टाइम की है कि शटरिंग ऑयल लगा होना चाहिए, लेकिन आपको तब भी देख लेना है कि शटरिंग ऑयल ज़्यादा तो नहीं है, कहीं सरिये पे शटरिंग ऑयल नहीं लगा ना। ये चीज़ें आपको चेक कर लेनी है एज ए साइट इंजीनियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं 9वीं जगह, तो इलेक्ट्रिक पाइप आप सामने देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिक पाइप प्रोवाइड की गई हैं तो उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक पाइप मतलब जैसे गैप होगा तो प्रॉपर उसमें कंक्रीट घुस पाएगा एकदम, मतलब साथ में आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्ट पाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गलती की जाती है कि एक ही जगह पे कंडक्ट पाइप को घुसा दिया जाता है, वहाँ कंक्रीट घुसता नहीं है, वहाँ हनीकॉम्ब भी आ सकता है और वहाँ पे वो सेक्शन भी स्लैब का वीक हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी की जो एग्रीगेट का साइज़ है उतना आपका कंडक्ट पाइप में स्पेसिंग होनी चाहिए। ये मिस्टेक हुई है, सामने आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है, तो ये गलती की जाती है काफ़ी जगह स्लैब्स पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, थोड़ा उसमें स्पेस आपको रखना ही रखना है। नेक्स्ट जो चेकिंग करनी है आपको, जैसे आपकी स्लैब का स्टील बन जाए, जो फेरी होती है, साइड्स होती हैं स्लैब की, तो उसकी आपको लाइन लेवल चेक कर देनी है, क्योंकि जब आप उसमें प्लास्टर करने जाओगे तो दिक्कत होती है, तो आपको उसकी लाइन चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर लाइन में है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी है। अगली चीज़ जो आपको देखनी है शटरिंग का लेवल, मतलब स्लैब का लेवल, क्योंकि अगर वो लेवल नहीं होगा तो वहाँ कंक्रीट ज़्यादा जा सकता है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। तो आपको चेक कर लेने हैं कि वहाँ जो शटरिंग है वो प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। उसका आप वाटर लेवल से भी चेक कर सकते हो, जैसे आप सामने देख रहे हो ऑटो लेवल से चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ चेक कर लेनी है। और बीम का जहाँ क्या होता है, कई जगह उसमें उसको बीम को टाइट रखा होता है, कैम्बर प्रोवाइड किया होता है कि जो हैवी बीम होते हैं बाद में उसमें थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी, तो उसको आपको देख लेना है 20 से 25 mm में आप 30 mm कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, तो वो कैम्बर प्रोवाइड किया है कॉन्ट्रैक्टर ने शटरिंग के टाइम या नहीं, तो वो जब आप उसका लेवल करोगे तो उसमें आपको वो चेक कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है स्लीव जो प्रोवाइड की जाती है इसमें,
तो प्रॉपर से स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनकी जो डिस्टेंस पे आनी चाहिए या जो हाइट पे आनी चाहिए वो प्रॉपर स्लीव प्रोवाइड की गई हैं, उनके फेसेस बंद कर दिए गए हैं, उसमें कंक्रीट नहीं जाए, ऐसी चीज़ें भी आपको चेक कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया जाता है स्लीव के साइड पे, वो एक्स्ट्रा बार भी आपको देख लेना है कि एक्स्ट्रा बार उसमें प्रोवाइड किया है कि नहीं। दूसरी चीज़ साथ में देख लेनी है, जो कटआउट्स होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग पे हैं कि नहीं है, और साथ में जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना होता है वो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट बेसिक चीज़ आपको डेवलपमेंट लेंथ चेक कर लेनी है कि प्रॉपर जितनी उसमें मेंशन की थी 50D जहाँ 60D, तो उतनी डेवलपमेंट लेंथ उस बीम में प्रोवाइड की गई है कि नहीं। ये मैं बीम के सेक्शन में बताया था जब हम बीम की चेकिंग करते हैं, स्टील की बीम स्टील की, तो उसमें वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप वो प्लेलिस्ट है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइव आपको वीडियोस मैंने वो डाली हुई हैं, तो उसमें ये चीज़ चेक हो गई होती है। लैप लेंथ भी आपको देख लेना है कि प्रॉपर स्टैगर्ड लैप प्रोवाइड किया है, 50D के हिसाब से प्रोवाइड किया है। अगर 10 mm का सरिया तो 500 mm हमें लैप मिल रहा है कि नहीं, और अल्टरनेट लैप प्रोवाइड किया है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ जो बीम की हमने चेकिंग की थी, और ड्राइंग के हिसाब से आपको सब चेक कर लेना है। बाकी जो ड्राइंग के हिसाब से तो हमें काम देखना ही देखना है, लेकिन जो ये 15 चीज़ें मैंने आपको बताई ये आपको मस्ट देखनी है जब भी आप चेकिंग करो। तो सिविल इंजीनियर्स ये था बेसिक वीडियो, और काफ़ी अच्छा वीडियो था। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर आपको साइट पे चेक करना होता है। तो इसी के रिलेटेड और वीडियोस आएंगे आपके लिए। कल हमारा कंक्रीटिंग है, तो कंक्रीटिंग पे वीडियो रहेंगी कि कैसे हम स्लम टेस्ट करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें कंक्रीटिंग के टाइम ध्यान रखनी होती है। तो ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे विजिट करो। नया चैनल है जॉब का, उधर भी जाओ। थैंक यू गाइस।